हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल रीगल। आज का ये वीडियो आईपीआर सब्जेक्ट सीरीज़ का अगला वीडियो है। अभी तक हम डिज़ाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और पेटेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम चौथी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ट्रेडमार्क। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। ट्रेडमार्क एक टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि कोई साइन है या कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस है जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर सामान को बता सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी के चीज़ से। ये बेसिकली एक तरीके से ओनरशिप स्पेसिफाई करता है कि कोई एक प्रोडक्ट कहाँ से कौन उसका ओनर है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कोई भी कंपनी, जैसे वीडियोकॉन। अगर हमारे पास वीडियोकॉन का टीवी है या एसी है तो हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं चीज़ समझते हैं कि जो वीडियोकॉन का जो स्टेटस है वो उस एसी या उस प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड होगा। तो ये चीज़ होती है ट्रेडमार्क। अभी आगे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या है ट्रेडमार्क्स का। सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन के अंदर 1883 में ट्रेडमार्क्स के बारे में बात की गई थी। पेरिस कन्वेंशन में वेल नोन ट्रेडमार्क्स के बारे में बात की गई थी। वेल नोन ट्रेडमार्क्स हम आगे इस पीपीटी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैड्रिड एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल जो कि 1891 में साइन हुआ था, इसके बारे में बात हुई थी। इसमें इंटरनेशनल फाइलिंग ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशंस के बारे में बात की गई थी। उसके बाद जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, हमें पता ही है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है आईपीआर लॉ के अंदर। तो फाइनली जो ट्रिप्स एग्रीमेंट था उसने बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नेशनल ट्रीटमेंट या प्रायोरिटी रूल या सब्सटैंटिव प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों को भी आईपीआर लॉ के अंदर डाल दिया कहीं ना कहीं कि सारे नेशंस जो हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। प्रायोरिटी रूल में ये चीज़ आएगी कि जैसे कोई कंट्री है जो कि ऑलरेडी कंट्री के अंदर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडर है जो कि बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर चीज़ में प्रोडक्ट में वर्क कर रहा है, तो उसके ट्रेडमार्क को प्रायोरिटी दी जाएगी। देन कोई ऐसा ट्रेडमार्क जो या तो बाद में स्टार्ट हुआ है या जो भी और रीजंस हो सकते हैं। इसके बाद हम इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में ट्रेडमार्क लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि आईपीआर लॉ का जो डेवलपमेंट है इंडिया में वो ब्रिटिश रेजीम के टाइम से हुआ था। तो सबसे पहला एक्ट जो था वो था ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1875। इसके अंदर एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क का प्रोसेस लिखा गया था। उसके बाद पेटेंट्स डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1883 पास हुआ था। इसके अंदर और इसको डेवलप किया गया था, एक रजिस्टर मेंटेन करने की बात की गई थी। उसके बाद ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1905 और फिर ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1940 पास हुआ था। इसके बाद हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट इंडिया में एक्ट पास हुआ था वो था ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958। ये एक्ट काफ़ी टाइम तक चला, पर लेकिन जब ट्रिप्स के बाद हमारे सारे लॉज को ट्रिप्स के साथ कंपैटिबल करने की ज़रूरत पड़ी तो एक नया ट्रेडमार्क एक्ट बनाया, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जो कि 30 दिसंबर 1999 को फोर्स में आया। इस एक्ट के सेलियंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सर्विस ट्रेडमार्क्स के भी रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न दिया गया था। उसके बाद इसमें वेल नोन ट्रेडमार्क्स को दिया गया एक इम्पॉर्टेंस। उसके बाद एक सिंगल रजिस्टर मेंटेन करने की बात की गई। अब से पहले वाली जो लॉ थी 1958 वाली, उसके अंदर 2 रजिस्टर्स मेंटेन होते थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी में, और एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर था रजिस्ट्रेशन का। तो इसके अंदर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर भी बनाया गया और एक सिंगल रजिस्टर बनाया गया रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद एपिलेट बोर्ड बनाया गया ताकि इनकी जो सारी डिस्प्यूट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्दी जल्दी सुनी जा सकें और सॉल्व हो सकें। ऑफेंसेस के लिए एनहांस्ड पनिशमेंट्स डाली गई और जो पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 10 ईयर्स कर दिया गया। इससे पहले 7 ईयर्स था 1958 वाले एक्ट में, और 1999 के एक्ट में 10 ईयर्स कर दिया गया। इसके बाद इस एक्ट के अंदर 2 अमेंडमेंट्स हुए। एक अमेंडमेंट हुआ और एक अमेंडमेंट रूल्स में हुआ था। तो ट्रेडमार्क अमेंडमेंट एक्ट 2010 एंड ट्रेडमार्क अमेंडमेंट रूल्स एक्ट 2013। ये जो है ये बेसिकली इंडिया को, जो हमने अभी पढ़ा मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंदर जो एक इंटरनेशनल फाइलिंग सिस्टम बनाया गया था, तो इंडिया के लॉ को उस इंटरनेशनल फाइलिंग सिस्टम के अंडर कंपैटिबल करने के लिए ट्रेड अमेंडमेंट लाया गया था बेसिकली ट्रेडमार्क एक्ट में। इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेडमार्क लॉ की बात करते हैं कि ट्रेडमार्क लॉ का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। ये एक तरीके से सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर को एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये लॉ ये इंश्योर करती है कि कोई भी फ्रॉडुलेंट यूज़ ना हो किसी मार्क का, कि अगर मैंने एक मार्क बनाया है तो उस मार्क को कोई और इंसान इलीगली यूज़ करके बेनिफिट ना वो कर ले और मेरे को लॉस ना क्रिएट कर दे, उस चीज़ के लिए ट्रेडमार्क लॉ बनाया गया है।
इसमें एक केस था लक्ष्मीकांत वर्सेस पटेल वर्सेस चेतन भाई। इसके अंदर कोर्ट ने बेसिकली ये बोला था, द लॉ डज नॉट परमिट एनी वन टू कैरी ऑन हिज बिजनेस इन सच अ वे as would persuade customers or client in believing that the goods or services belonging to someone else are his or are associated therewith। की मतलब कोर्ट ने ये बोला कि किसी भी इंसान को इस तरीके से बिजनेस कैरी ऑन करने का राइट नहीं है कि वो कस्टमर्स को ऐसा बिलीव करवा दे कि जो गुड्स हैं वो उसके हैं, ना कि किसी और के। तो ये बेसिकली एक अनफेयर प्रैक्टिसेस में भी आता है कि अगर कोई इंसान किसी और के अपने गुड्स किसी और के नेम के प्रिटेक्स के अंडर अगर सेल करता है तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में भी आता है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ट्रेडमार्क लॉ लाया गया था। तो अब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की डेफिनेशन की। ये हमारे 1999 के एक्ट के सेक्शन 2ZB में दी हुआ है। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others and may include shape of goods, their packaging and combination of colors। इस डेफिनेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो है डिस्टिंग्विशिंग। ट्रेडमार्क लॉ के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क होता है ट्रेडमार्क का वो होता है डिस्टिंक्टिवनेस, कि कोई भी ऐसा मार्क जो कि आपके गुड्स को या फिर सर्विसेज को इस तरीके से सामने एक कस्टमर को प्रेजेंट करे कि वो बाकी सारी सर्विसेज से डिस्टिंग्विश किया जा सके। तो यही होता है ट्रेडमार्क। सेक्शन 2Z में मार्क डिफाइन किया गया कि मार्क क्या हो सकता है। अ डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, वर्ड्स, लेटर्स, न्यूमरल्स, शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर जो कुछ भी बनता है वो सब मार्क हो सकता है इस एक्ट के अंदर। इन दोनों डेफिनेशंस को कलेक्टिवली पढ़ने के बाद हमें ये पता लगता है कि ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, कि इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन देयर ऑफ वाला पार्ट है उसका मतलब है कि इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो जो बन के आएगा वो भी हम इस एक्ट के अंदर एक्सेप्टेबल है वो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स को भी मतलब एक तरीके से रास्ता देता है। तो जो नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं ग्राफिकली प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप ट्रेडमार्क की डेफिनेशन देखोगे तो सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा मार्क ग्राफिकली रिप्रेजेंट होना बहुत सबसे ज़रूरी है रजिस्टर करवाने के लिए। तो जो नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स होते हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि क्या ट्रेडमार्क के लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और क्या हमारे नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स हैं। तो सबसे पहला है ऑल फैक्ट्री मार्क्स। ऑल फैक्ट्री मार्क्स वो होते हैं जो हम अपने नोज़ के सेंस से बता सकते हैं, पर लेकिन इस केस के अंदर ये बोला जाता है कि क्योंकि स्मेल को, किसी भी चीज़ के सेंट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इवन इफ अगर हम उसको एक बॉटल में सिक्योर करके रख लें तो वो कभी ना कभी एक पॉइंट के बाद या तो उड़ जाएगी। बेसिकली पेरिशेबल होती है। जो ऑल फैक्ट्री के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस अगर बनाए भी जा सकते हैं तो वो पेरिशेबल होते हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इस वजह से ऑल फैक्ट्री मार्क्स को जनरली रजिस्टर नहीं किया जाता है, इंडिया में भी और बाहर यूरोपियन यूनियन में भी। इसके बाद आते हैं साउंड मार्क्स। साउंड मार्क्स जनरली रजिस्टर्ड किए जाते हैं क्योंकि साउंड मार्क्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो साउंड के उनके मार्क्स होते हैं, जो उनके नोट्स होते हैं, उनके थ्रू हम साउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेबल होती है इंडिया में भी और EU में भी। जो हमारा नॉन कन्वेंशनल मार्क है वो है कलर मार्क्स। कलर मार्क्स में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि जो कलर्स होते हैं वो हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, वो कलर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। तो अगर हम किसी एक कलर को किसी एक ह्यूमन बीइंग को ट्रेडमार्क कर देंगे तो उसका मतलब है कि उस कलर को कोई और यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ जो प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं कलर मार्क्स के रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा आती है। तो इसके लिए जजेस और जो लॉ है वो ये कहती है कि कलर मार्क्स आप रजिस्टर करा सकते हो, पर कब करा सकते हो? 2 केसेस में। अगर आप या तो उसका डिस्टिंक्टिवनेस प्रूव कर दो कि मतलब जो आप कलर को जिस तरह से यूज़ कर रहे हो वो अलग तरीका है, तो इस वजह से आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप उस कलर से जो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर चुके हो वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा अमाउंट में हो चुका है, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट कर चुका है, आपका कलर और वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा अटैच हो चुका है कि अब उन्हें अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो इन 2 केसेस के अंदर कलर मार्क्स रजिस्टर
किए जाते हैं। अगला जो हमारा नॉन कन्वेंशनल मार्क है वो है शेप मार्क। शेप मार्क के अंदर ये होता है कि शेप मार्क्स आर रजिस्ट्रेबल, बट हमारे इंडियन लॉ के सेक्शन 9 के अंदर शेप मार्क्स में भी कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। इन एक्सेप्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे। तो अभी हम इसमें बस इतना समझ लेते हैं कि शेप मार्क्स जनरली रजिस्ट्रेबल होते हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ चीज़ है वो है डोमेन नेम। डोमेन नेम बेसिकली जो इंटरनेट पे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हमको एक डोमेन एक तरीके से ख़रीदना पड़ता है। तो जो आपका डोमेन नेम होता है वो रजिस्ट्रेबल होता है नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स के अंडर। इसके बाद देखते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस क्या है। ये इस केस के अंदर एरोक्रॉम्बी एंड फिच कंपनी वर्सेस हंटिंग वर्ल्ड INC के अंडर बताया गया था। 1976 का केस है ये। इस स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या है कि आपका एक जो ट्रेडमार्क है वो कितना डिस्टिंक्ट है, और वो जितना ज़्यादा डिस्टिंक्ट होगा उतना ज़्यादा उसके पास पावर होगी कि उसको आराम से रजिस्टर किया जा पाएगा, और जो वो जितना ज़्यादा नॉर्मल होगा उतना ज़्यादा उसमें उसके कम चांसेस होंगे रजिस्टर होने के। तो ये जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं उसके रजिस्टर होने में, और नीचे 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 जाते जाते का चांसेस जो है रजिस्टर होने के वो कम हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा चांसेस है इन्वेंटेड वर्ड्स के, कि जो वर्ड इन्वेंट किया गया है, जैसे कि कोडक। कोडक सुनते ही हमें कैमरा याद आता है, पर कोडक का कैमरे से कोई रिश्ता नहीं है। कोडक एक तरीके से इन्वेंटेड वर्ड है, तो वो ऑलवेज अलाउड होते हैं। ये वाले सबसे बेस्ट तरीके के ट्रेडमार्क्स माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं आर्बिट्ररी एंड फेंसीफुल। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बस ये ऐसे ही अपने आप से कुछ भी बोल के आपने कर दिया, या फिर बस उसको एक ब्यूटी देने के लिए आपने क्रिएट कर दिया, तो वो चीज़ आर्बिट्री होती है या फैंसीफुल होती है। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं अलाउड होती है बहुत अच्छे तरीके से। इन्वेंटेड से एक लेवल नीचे होता है, पर लेकिन बाकी सबसे ऊपर है। उसके बाद जो थर्ड लेवल आता है वो है सजेस्टिव। जो वर्ड है वो उसका नेचर सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। कि अगर हम बोल रहे हैं कि साफ़ी से हम साफ़ी से अगर हम सुनेंगे तो साफ़ी से एकदम ध्यान आएगा कि वो फेस को क्लियर, फेस पे जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उसको क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। तो वो एक तरीके से सजेस्टिव होता है नेचर में। ये वर्ड्स थोड़े कम लाइकली होते हैं टू गेट ट्रेडमार्क, बट यूजुअली इनको ट्रेडमार्क दे दिया जाता है। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वो है डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स जो हैं वो और भी ज़्यादा नीचे होते हैं स्पेक्ट्रम के उस रेंज में। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स वो होते हैं जो कि वैसे तो उनका कोई सेंस नहीं होता है, पर लेकिन उन्होंने किसी मतलब कंटिन्यूस यूजेज की वजह से एक सेकंड मीनिंग क्रिएट कर लिया। जैसे कि बहुत सारे लोग अपना सरनेम लगाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, ये कोई नाम है, उस नाम से अब हम जैसे ही हम मैकडोनल्ड्स बोलते हैं हम एकदम समझ जाते हैं बर्गर। तो उसका वैसे बर्गर से कोई रिश्ता नहीं है, पर लेकिन इतना ज़्यादा टाइम से वो यूज़ हो चुका है कि उसने एक सेकेंड मीनिंग गेन कर लिया है। और फिफ्थ जो है जेनेरिक टर्म, जैसे कि अगर आप बोलो कि आप दूध बेच रहे हो और उस अपनी कंपनी का नाम रख लो मिल्क, और आप कहो कि मुझे मिल्क को ट्रेडमार्क कराना है, तो आप उस टाइप का जेनेरिक टर्म ट्रेडमार्क नहीं करा सकते हो। तो ये है स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडमार्क पढ़ते हैं। ट्रेडमार्क एक ट्रेड नेम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने वीडियोकॉन का एग्जांपल दिया था। ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है। ये रजिस्टर्ड भी होते हैं और अनरजिस्टर्ड भी होते हैं। रजिस्ट्रेशन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पहले भी बताई है वो डिस्टिंक्टिवनेस है। उसके बाद अलाउज द बायर टू नो द ओरिजिन एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। हमें पता लग जाता है कि वो चीज़ कहाँ से आई है, उसका ओरिजिन क्या है। अगर हम किसी कंपनी में ट्रस्ट करते हैं तो उस कंपनी के प्रोडक्ट को भी हम कहीं ना कहीं अपने आप ही ट्रस्ट करने लग जाते हैं। और ट्रेडमार्क में एक स्पेशल बात यह है कि ये परपिचुअल होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ये हर बारी 10 ईयर्स के बाद रिन्यू कराया जा सकता है। मतलब इनिशियली ये 10 ईयर्स के लिए ही प्रोवाइड होता है, और उसके बाद आप वापस से फीस पे कर इसको 10 ईयर्स के लिए रिन्यू करा सकते हो। और ऐसे आप कभी तक भी रिन्यू करा सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि आप मैक्सिमम, जैसे कि कॉपीराइट के अंदर 60+ समथिंग ईयर्स हैं, जो कि एक फाइनल लिमिट है कि उसके आगे आप रिन्यू नहीं करा सकते। तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। ट्रेडमार्क्स के अंदर आप 10 ईयर्स के बाद कितना भी रिन्यू करा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं मार्क्स एसोसिएटेड विद ट्रेडमार्क। ये बेसिकली आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क करके। तो सबसे पहला है सर्विस मार्क्स।
जो कि मैंने आपको बताया था कि 1999 के एक्ट में सर्विस मार्क्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सर्विस, हम लोग ट्रेडमार्क अभी तक हमने जो पढ़ा वो गुड्स एंड सर्विसेज बोल रहे हैं हम बारी बारी। उससे पहले तक वो केवल गुड्स था, मतलब कि जो सामान है उससे रिलेटेड ट्रेडमार्क्स मिलते थे, सर्विसेज से रिलेटेड नहीं मिलते थे, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई या होटल सर्विसेज हो गई। तो 1999 के एक्ट के बाद सर्विस मार्क्स भी इंट्रोड्यूस हो गए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है एसबीआई बैंक। उसके बाद कलेक्टिव मार्क्स एक्सक्यूज मी। कलेक्टिव मार्क्स के अंदर बेसिकली होता है कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन उस मार्क को ओन करता है, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं। ये एक पार्टनरशिप में होते हैं जो कलेक्टिव मार्क को ओन करते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है बजाज। इसके बाद सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क्स, ये बेसिकली ऐसे ट्रेडमार्क्स होते हैं जो कि, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ज्वेलरी के लिए हम लोग हॉलमार्क देखते हैं, मैंने एग्जांपल भी हॉलमार्क लिखा हुआ है कि ज्वेलरी पे अगर हॉलमार्क का साइन होता है तो हम समझ जाते हैं कि अच्छी क्वालिटी का होगा। तो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क्स ऐसे ट्रेडमार्क्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये हाँ अच्छी है, हमने चेक किया हुआ है। उसके बाद वेल नोन ट्रेडमार्क, जैसे कि एनफील्ड, ये मैं अभी आपको इस स्लाइड के बाद पढ़ाऊँगी। उससे अगला पढ़ लेते हैं ट्रेड ड्रेस। एग्जाम्पल कलर स्कीम यूज्ड बाय कोलगेट। तो सबसे पहले हम ट्रेड ड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको वेल नोन ट्रेडमार्क्स पढ़ाऊंगी। तो ट्रेड ड्रेस का केस है ये, कोलगेट पैमोलिव कंपनी एंड एंकर एंड अनदर वर्सेस एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके अंदर जो केस था वो ये था कि एंकर कंपनी ने एक अपना प्रोडक्ट बनाया। उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसका पैकेजिंग इस तरीके से बनाया जैसा एकदम कोलगेट का है। तो कोलगेट कंपनी ने बोला कि ये वाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा है और हम इसे बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। मैंने ईयर मेंशन किया हुआ है 1951 से, और एंकर जो कंपनी है वो 1996 से इसे स्टार्ट करती है यूज़ करना। तो जो मेन डिस्प्यूट था वो कलर स्कीम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स से रिलेटेड था। तो प्लेंटिफ इस मार्क को 1951 से यूज़ कर रहा था और रिस्पोंडेंट्स ने 1996 से स्टार्ट किया। तो जो कोलगेट ने क्या बोला, कोलगेट ने बेसिकली ये बोला कि अगर एक इलिटरेट कस्टमर है तो पता है कि कोलगेट लिखा है या एंकर लिखा है, वो क्या देखेगा कि पैकेजिंग जो है वो उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो रेड और वाइट का है। तो रेड और वाइट देखते ही हमें कोलगेट याद आता है, पर अगर मेरे को पढ़ना ना आता हो तो मैं हो सकता है एंकर भी खरीद लाऊं। तो ये चीज़ एक लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है कि हो सकता है कि एक कस्टमर कन्फ्यूजन में, आउट ऑफ कन्फ्यूजन एंकर खरीद ले रादर देन कोलगेट। तो ये डिस्प्यूट था। तो इसके अंदर कोर्ट ने यही बोला था कि no party can have a monopoly over a color, but if there is a substantial reproduction of color combination and is imprinted on customer's mind, it certainly is liable to cause confusion। मैंने आपको कलर मार्क्स के अंदर भी यही चीज़ बताई थी कि अगर उसको सब्सटैंशियली रिप्रोड्यूस किया जा चुका है और वो कस्टमर्स के माइंड पे एक ऐसा इम्प्रिंट छोड़ चुका है तो हम उसको वैसे तो हम नहीं देंगे कलर को रजिस्ट्रेशन पर, लेकिन एक पर्टिकुलर जो तरीका है, जो कलर ऑफ कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए एंकर को वो कलर कॉम्बिनेशन उनको चेंज करना पड़ा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेल नोन ट्रेडमार्क्स। वेल नोन ट्रेडमार्क की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2Z में दी हुई है। इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मार्क विच हैज़ बिकम सो to the substantial segment of the public which uses such goods or receives such services that the use of such mark in relation to other goods or services would likely to be taken as indicating a connection in the course of trade or rendering of service between those goods or services and a person using the mark in relation to the first mentioned goods or services। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक गुड को जो कि एक कंपनी ए बना रही है और एक दूसरा गुड है जो कंपनी बी बना रही है, तो अब अगर एक सब्सटैंशियल सेगमेंट ऑफ पब्लिक है जो कंपनी ए का गुड्स यूज़ कर रही है काफ़ी टाइम से, अब कंपनी बी अगर फ्रॉडुलेंटली या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ करते हुए कंपनी ए के ट्रेडमार्क को थोड़ा चेंज कर या थोड़ा सा भी मतलब उस बेसिकली उसी ट्रेडमार्क को यूज़ करे कहीं ना कहीं, तो जो कस्टमर है, जो लार्ज सेगमेंट ऑफ पब्लिक था, वो कंफ्यूज हो सकती है कि कंपनी ए का प्रोडक्ट और कंपनी बी के प्रोडक्ट में कुछ अलग है क्या। वो ये सोच सकती है कि कंपनी बी का जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है कि वो
कंपनी ए के साथ लिंक्ड हो। जैसे कि एग्जांपल है कि रिलायंस सन्स हो गया। अब अगर रिलायंस सन्स है, रिलायंस की जो इतनी बड़ी जो उनका ट्रेडमार्क है, उस ट्रेडमार्क पे अगर कोई रिलायंस डायमंड्स नाम से एक शॉप खोल ले, तो सामने वाले को, देखने वाले को यही लगेगा कि ये उसी रिलायंस का रिलेशनशिप है, उसी रिलायंस का एक सब्सिडरी शॉप है, ऐसा नहीं लगेगा कि वो अलग है। तो ये होते हैं वेल नोन ट्रेडमार्क, जिसको सब लोग, सब्सटैंशियल सेगमेंट ऑफ पब्लिक उस ट्रेडमार्क को पहचानती हो। इसको आगे पढ़ते हैं कि ये डेफिनेशन से सीधा सीधा पता लग रहा है कि जो ये डेफिनेशन के अंदर जो गुड्स अलाउड है, मतलब जो कंपनी ए और कंपनी बी के प्रोडक्ट्स थे मेरे एग्जांपल में, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट सिमिलर ही हों, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वेल नोन ट्रेडमार्क की जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है। इसी वजह से ये ट्रेडमार्क का जो डेफिनेशन है, जो ये वेल नोन ट्रेडमार्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कहीं ना कहीं लॉज के अंदर दिया हुआ है, जो कि हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इसका रीज़न क्या है? टू प्रिवेंट अनफेयर यूज़ ऑफ मार्क्स रेप्यूटेशन, टू प्रिवेंट हार्म टू द रेप्यूटेशन ऑफ द मार्क, डॉक्ट्रिन ऑफ डाइल्यूशन। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी ए के प्रोडक्ट के नाम पे कंपनी बी अपना प्रोडक्ट बेच रही है, तो एक तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ का जो कस्टमर कंसंट्रेशन था वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी बी भी वही क्वालिटी चेक्स करे जो कंपनी ए करती थी, तो वो जो है उनका जो कस्टमर बेस है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ डाइल्यूशन यहाँ पे वर्क करती है। और तीसरा क्या है? टू प्रिवेंट कस्टमर कन्फ्यूजन। अब हम एक बार फटाफट से टाइमलाइन रिवाइज कर लेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रेडमार्क क्या होता है, फिर हमने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पढ़ा, फिर हमने नेशनल डेवलपमेंट पढ़ा, हमने उसके अमेंडमेंट्स पढ़े हमारे लॉ के, फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेडमार्क लॉ पढ़ा, फिर डेफिनेशंस ऑफ ट्रेडमार्क पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क। उसके बाद हमने ट्रेडमार्क के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं और स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस पढ़ा। इसके अंदर हमने नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स भी पढ़ा था। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडमार्क पढ़ा, फिर मार्क एसोसिएटेड विद ट्रेडमार्क, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स। उसके बाद हमने वेल नोन ट्रेडमार्क्स पढ़े। अब हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे? प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, राइट्स पढ़ेंगे कि ट्रेडमार्क होल्डर को क्या मिलते हैं, इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इन्फ्रिंजमेंट के रिस्पेक्ट में क्या लीगल रेमेडीज़ मिलती हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू।